फिर से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वो वीडियो ब्रेक हो गया था तो उसको फर्स्ट पार्ट मान लेना, इसको सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे यूजिंग एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं। आई हैव 4 मार्बल देन राहुल, मेरे पास राहुल से 4 मार्बल ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट राहुल हैव राहुल्स मार्बल बी एक्स। तो आई हैव कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4। आई हैव कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4। उसके बाद में पायल इज 6 ईयर एंगर देन अजय। पायल कितनी है, 6 ईयर एंगर है, छोटी है अजय से। तो मान लो कि अजय एज कितनी हो जाएगी, एक्स ईयर। तो पायल की एज कितनी हो जाएगी, एक्स में से 6 कम, क्योंकि पायल इज 6 ईयर एंगर देन अजय। अजय की जितनी भी उम्र है उससे 6 ईयर छोटी है, तो हो जाएगा एक्स माइनस 6 ईयर। अगला, रमन रमन इज ट्वाइस एज ओल्ड अमन। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसी स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट अमन्स एज बी एक्स ईयर। तो रमन एज कितनी हो जाएगी, एक्स का डबल, क्योंकि कहा है कि रमन इज ट्वाइस एज अमन। अमन की कितनी थी, एक्स, तो रमन की कितनी हो जाएगी, इसका डबल, यानी कि 2x। ठीक। उसके बाद में हम इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल फादर एज इज 2 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। तो सबसे पहले राजू की एज कितनी मानो, एक्स। तो फादर की एज क्या कह रहे हैं कि उनके पिताजी राजू की उम्र का 3 टाइम्स, मतलब सबसे पहले इसका 3 टाइम्स करो, 3x, और उससे भी 2 साल ज़्यादा है, तो 3x प्लस 2 है ना। राजू की उम्र x थी, तो उनके पिताजी की राजू की उम्र की सबसे पहले 3 टाइम और फिर उसमें 2 ऐड कर दो, इतनी है। तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम तुम्हें बता रहे हैं, पलक्स एज आफ्टर 5 ईयर। पलक की एज 5 साल के बाद। तो मान लीजिए प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, तो एज आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। ठीक। इसी तरह पूनम एज 3 ईयर्स एगो। पूनम्स एज 3 ईयर एगो। मान लीजिए इस समय एज कितनी है, एक्स है पूनम की, तो 3 साल पहले एज कितनी होगी, एक्स माइनस 3। ठीक है ना। इसी तरह से एक देखो, जैसे लिखा है प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी ₹5, रुपीज़ लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इनका है कि जो राइस की कीमत है उससे 5 रुपये कम है व्हीट की कीमत, गेहूं की, है ना। तो हमने माना कि राइस ऑफ 1 kg, प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज एक्स रुपीज़, तो प्राइस ऑफ 1 kg व्हीट हो जाएगा एक्स माइनस 5 रुपीज़। इस तरह से स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। फिर प्राइस ऑफ ऑयल इज 5 टाइम्स प्राइस ऑफ राइस। प्राइस ऑफ ऑयल इज 5 टाइम्स प्राइस ऑफ राइस। राइस जितने का आता है उसका 5 टाइम्स में ऑयल आता है। तो प्राइस ऑफ राइस कितना मान लिया हमने, P, तो प्राइस ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा, 5P, इसका 5 टाइम्स। ठीक है। इसी तरह से हम इस पे बात करते हैं, किस पे, स्पीड पे, कि अगर स्पीड टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। लिखा है स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रक इक्वल टू एक्स। तो लेट देन लेट द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 10। ठीक। इसी तरह वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक नोट में देखो, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन मतलब 4x प्लस 3, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो यह है एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसी के आगे इक्वल टू में जीरो लगा हुआ है, इक्वल टू में जीरो लगा हुआ है या कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक, तो ये बन जाता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है। इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल टू का साइन होता है, एक्सप्रेशन में नहीं होता। तो जैसे वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, 2n इक्वल टू 10 लिखा है, 2n इक्वल टू 10, तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ n पता करना है। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू क्या रखी, सबसे पहले हमने n की वैल्यू 1 रखी, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, LHS RHS इक्वल नहीं है, तो मतलब ये वैल्यू नहीं होगी। ठीक। फिर n इक्वल टू 2 रखा, यानी 2 इंटू 2 आया 4,
इसकी यानी कि ये भी वैल्यू नहीं होगी, ये भी वैल्यू नहीं होगी, ये भी वैल्यू नहीं होगी। एन की अगर हमने 3 रखा तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आया। LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये भी सही नहीं है। 2 इंटू 4 रखा, अगर एन की वैल्यू हमने 4 रखी तो 8 आया, यानी ये भी वैल्यू सही नहीं है। अगर हमने 2 इंटू 5 किया तो कितना आ गया 10, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 10 इक्वल टू 10, यानी कि LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू आ गया RHS। तो इस केस में जब LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो जो वैल्यू हम रख रहे होते हैं जिससे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, एक्चुअल में वैल्यू ऑफ वेरिएबल वही होती है। तो यहाँ आपने n इक्वल टू जब 5 रखा था तभी LHS इक्वल टू RHS आया था, इसलिए n इक्वल टू 5 हमारे वेरिएबल की वैल्यू है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितनी है, n इक्वल टू 5। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो हम थोड़ा स्पीड से बता रहे हैं क्योंकि बेटा वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है, अगर इसमें देखा जाए 10y इक्वल टू 80, चेक करने को भी आते हैं कि मान लीजिए कि ये 10y इक्वल टू 80 है तो चेक करो कि इस y की वैल्यू 8 है, तो हमने y की वैल्यू जो दे रखी है वो इस इक्वेशन में रख देते हैं। y की जगह पे 8 रखो, 10 8 जा 80, और इधर भी राइट साइड में भी 80 आ रहा, तो LHS इक्वल टू RHS। तो सो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 8 इज क्या हो जाएगी, ट्रू, यानी कि ये चेक हो गया कि हाँ भाई इसकी वैल्यू सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे n माइनस 8 इक्वल टू 5। ठीक, तो इसको हमने सॉल्व नहीं किया तो पहले कर लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 13 रख देते हैं, 8 रख देते हैं, 5 रख देते हैं, तो कितना बचेगा 5 इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। ठीक, यानी कि ये वैल्यू क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, n की वैल्यू 13 दे रखी है ना, तो ये n की वैल्यू करेक्ट है। बात समझ में आई। इसी तरह से t अपॉन 5 लिखा हुआ है तो t की जगह पर 20 डालो, अपॉन 5 इक्वल टू 4, इसको कट करो तो आ जाएगा 4, यानी 4 इक्वल टू 4, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, ये भी वैल्यू करेक्ट है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे 2l प्लस 3 इक्वल टू 7 लिखा है, l की जगह पे अगर हमने 2 रख दिया तो 2 2 या 4 और ये 3 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी LHS इक्वल टू RHS, तो ये वैल्यू भी करेक्ट है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लो बेटा लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे -4xy और ये भी क्या है 3xy, तो ये दोनों ही xy फैमिली के लोग हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं, जैसे एक x का फैमिली का मेंबर है और एक y फैमिली का मेंबर है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर दोनों x होते हैं या दोनों y होते हैं तो वो लाइक टर्म्स माने जाते हैं। इन नंबर से मतलब नहीं है कि यहाँ पे -4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, बेटा हम इसको नहीं देखते, हम पीछे का ये देखते हैं कि इधर भी XY लिखा है और यहाँ पर भी XY लिखा है, मतलब ये XY फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए लाइक टर्म्स हैं, और ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। फैक्टर की बात करें, जैसे माइनस लिखा है -27xz, तो इसके जो अगर हम फैक्टर की बात करें तो न्यूमेरिकली फैक्टर इसका हो जाएगा -27, xz के न्यूमेरिकली फैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक, वरना तो जैसे अगर तुम इसको पूरा फैक्टराइज करो तो -27 इंटू एक्स इंटू जेड, ये फैक्टर होंगे इसके, 3 फैक्टर 1 2 3। ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स जेड जैसा कि लिखा हुआ है क्या है, वेरिएबल है। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट मतलब जैसे एक्स जेड लिखा हुआ है एक्स जेड, तो एक्स जेड के साथ में जो वैल्यू लिखी होती है न्यूमेरिकलिक वैल्यू, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड इज क्या हो जाएगा -27। ठीक, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की क्या होती है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, तो बेटा कांस्टेंट टर्म जैसे ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x + 4x + 15, तो इसमें जो 15 है ये बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, 15। अब हम बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होता है। मोनोमियल मतलब कोई एक ही नंबर होगा, उसके साथ में प्लस या माइनस के साथ कोई दूसरा नंबर नहीं जुड़ा होगा, अकेला, जैसे ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला, तो ये सारे टर्म क्या माने जाएंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है कि दो नंबर आपस में ऐड होते हैं, जैसे x + 4,
यहाँ पे 1 2 दो लोग हैं, इसलिए इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखो 7x प्लस 14 प्लस के साथ में जुड़ा हुआ है ना, प्लस के साथ में जुड़ा हो माइनस के साथ में जुड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है इसलिए हम इसको बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल में क्या होता है कि वहाँ पे 3 टर्म होते हैं, जैसे 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसलिए इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जैसे 3x प्लस 1, 2x प्लस वाई प्लस 3 या 86 माइनस 2y माइनस एक्स प्लस वाई, ये सभी क्या हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी बोलेंगे और इनको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना बेटा? ओके, तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके बेटा।